हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर एम डी फैजान, चीफ मेडिकल ऑफिसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी टीबी क्या है, इसका लक्षण और ट्रीटमेंट, इसका कैसे हम लोग फाइंडिंग करते हैं, या क्या क्या इन्वेस्टिगेशन से ट्यूबरक्लोसिस का पता चलता है। तो बने रहे इस वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर ले, ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और ये वीडियो आप हर दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर हो, क्योंकि अभी जो टीबी अवेयरनेस है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और टीबी से बहुत सारे पेशेंट का डेथ भी हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जानेंगे टीबी को और समझेंगे इसको कि ये क्यों हो रहा है और क्यों इतना पेशेंट डेथ हो रहे हैं टीबी से। टीबी कई तरह का होता है, लेकिन हम लोग टीबी को दो भाग में डिवाइड किया है, एक पल्मोनरी टीबी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी में यानी लंग्स के अंदर का जो टीबी है उसको हम लोग पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और जो लंग्स के बाहर का टीबी है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो अधिकतर लोग जानते हैं कि पल्मोनरी टीबी यानी खांसी ही टीबी है या लंग्स में ही टीबी है, ऐसा नहीं हो। टीबी हर जगह होता है। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो बॉडी के कोई भी एरिया में हो सकता है। टीबी का वुंड भी होता है, घाव, जो ऑपरेशन के बाद टीबी का घाव हो जाता है। तो हम लोग समझेंगे इस चीज़ को और इसका प्रिवेंशन हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले इस वीडियो में बात करेंगे पल्मोनरी टीबी, यानी पल्मोनरी टीबी का सिम्टम्स क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कॉमन सिम्टम्स, कोई भी टीबी का कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो फर्स्ट सिम्टम फीवर, लो ग्रेड फीवर, यानी पेशेंट का हर शाम के समय पिक पॉइंट पे जाएगा, यानी फीवर स्वेटिंग के साथ, या तो पसीना होगा या चिल यानी ठंडा लगेगा, ठंडा के साथ बुखार आ सकता है। और पेशेंट का कंप्लेन होगा कि ये बुखार एकदम लो ग्रेड में रहता है, जैसे 99, 100, लेस देन 100 ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाता है। तो ये फर्स्ट कंप्लेन हो गया। सेकंड कंप्लेन स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग, यानी ज़्यादा रात में पसीना ज़्यादा आएगा, पेशेंट को ज़्यादा पसीना आएगा, थकान ज़्यादा होगा। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड, वेट लॉस, अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस, यानी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतना जल्दी कम वेट हो सकता है, यानी बहुत जल्दी वेट आपका लॉस होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, जिसको एनोरेक्सिया हम लोग बोलते हैं। इसमें भूख लगना ही बंद हो जाएगा। पेशेंट को सबसे ज़्यादा कंप्लेन है कि भूख नहीं लगता है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लगता है, ज़्यादा पसीना आता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ट्यूबरक्लोसिस। हालांकि ये जो फीवर है, भूख ना लगना या रात का पसीना, ये अदर भी डिजीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का कंप्लेन क्या है। अगर पल्मोनरी टीबी है तो वहाँ पे लंग्स में यानी खांसी बहुत ज़्यादा होगा, सूखी खांसी हो सकता है, खांसी बहुत ज़्यादा होगा, कोई भी एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगा। यानी अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो कोई भी एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं होगा, खांसी बढ़ते चला जाएगा। ये 1 महीने से ज़्यादा खांसी है, 1.5 महीने से ज़्यादा खांसी है, और पेशेंट का कंप्लेन है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। खांसी के साथ फीवर है, नाइट स्वेटिंग है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, उसके बाद वही आपका लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगता है। ये सारा कंप्लेन अगर पेशेंट के तरफ आए, खांसी के सिरप से भी खांसी नहीं ठीक हो रहा है, एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इंडिकेट करता है कि ट्यूबरक्लोसिस भी एक बार चेक करा लिया जाए। तो वही हम लोग देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। तो अगर इतना कंप्लेन आए पेशेंट के तरफ से पल्मोनरी टीबी में, तो आप एक बार पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं, या पेशेंट अपने इन्वेस्टिगेशन अवेयरनेस, टीबी अवेयरनेस का चर्चा अपने डॉक्टर से ज़रूर करें। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है। अगर खांसी बहुत ज़्यादा लंबा खांसी चल रहा है आपका, महीनों से या 2 महीनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर आपको एक्सरे एडवाइस करेगा। एक्सरे कर सकता है डॉक्टर, एक्सरे एडवाइस कर सकता है, या सीटी स्कैन, ये दोनों में से कोई भी। हालांकि एक्सरे से ही पता चल जाता है, डीप जाने के लिए सीटी स्कैन कराते हैं हम लोग, लेकिन एक्सरे से ही पता चल जाता है। अगर उसमें कुछ समझ में आए, नोडल्स वगैरह या उसमें गांठ वगैरह समझ में आए, शैडो समझ में आए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीबी का जांच कराते हैं। तो टीबी का जांच में कॉमन जैसे मोंटोक्स टेस्ट हो गया, लेकिन
ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर किसी के बचपन में BCG का टीका लगा है तो उसका फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। अगर आपको कभी BCG का बचपन में टीका लगा है तो वहाँ पे मोन्टोक्स टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए उसको हम लोग मोन्टोक्स टेस्ट को हम लोग उतना मान्यता नहीं देते हैं। इसके बाद सुपीरियर जैसे जीन एक्सपर्ट का टेस्ट हो गया, जीन एक्सपर्ट में CB नेट, अभी स्पुटम के साथ होता है जो CB नेट, इसमें रिफाम्पिसिन का रेसिस्टेंट भी पता चल जाता है और आपको ट्यूबरक्लोसिस है, पल्मोनरी TB है या नहीं है ये भी इसमें पता चल जाता है। तो CB नेट हो गया, या आप स्पुटम कल्चर एंड स्पुटम सेंसिटिव भी करा के हम लोग चेक करते हैं, उसमें भी पता चलता है कि कौन कौन सा दवा एक्टिव है या आपका TB एक्टिव है इनएक्टिव है, ये पता चलता है स्पुटम कल्चर से और सेंसिटिव से। अगर इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक क्वांटिफेरन में जाना है तो वही TB गोल्ड प्लस, जिसको इगड़ा भी हम लोग बोलते हैं, तो ये टेस्ट कराया जाता है, ये करा के आप फाइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं कि MT यानी मोन्टोक्स टेस्ट पॉजिटिव से ही TB का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवा है TB का वो इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। ड्यूरेशन के साथ साथ TB का जो दवा है उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है पेशेंट में। तो अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस नहीं है और उसको TB का दवा चलाया जाए तो उसके और ज़्यादा दुष्प्रभाव हो सकते हैं पेशेंट के ऊपर। तो इसलिए अगर कोई भी डॉक्टर है, RMP डॉक्टर हैं, गांव कस्बे के डॉक्टर हैं, तो पहले आप TB को कंफर्म करें कि पेशेंट में TB है, कौन सा TB है, कौन से TB का ड्यूरेशन कितना दिन तक चलता है मेडिसिन, ये सारा डिसाइड करने के बाद एक 4 रेजिमेन का ड्रग तैयार करने के बाद पेशेंट को एडवाइस करें। तो इतना हो गया। अब हम लोग बात करें कि इसका जो ट्रीटमेंट है, हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन का जान लिए, सिम्टम्स जान लिए। अब ये क्यों होता है TB, पेशेंट बहुत से पूछे जाने वाले सवाल हैं कि TB क्यों होता है। तो समझिए, अगर मान ले कि आपका जो डेली एक्टिविटी है वो कम है, आपका जो डाइट मॉडिफिकेशन है वो गड़बड़ है, आप जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, सुबह का नाश्ता मिस कर दे रहे हैं, सीधे डायरेक्ट आप दोपहर में रात में खा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। या आप खाना सही से नहीं ले रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, या कचौड़ी हो गया, बाहर का अनहाइजीनिक कंडीशन का खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे वीक आपका जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है। वीक होने के कारण ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। या आप खाना मिस कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग का आदत है कि सुबह का नाश्ता मिस करके डायरेक्ट दोपहर में खाना खाने का, तो इससे भी ट्यूबरक्लोसिस का होने का चांसेस है। अगर आप किसी ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के पास गए हैं, उसके ड्रॉपलेट से आप में इनहेल हो सकता है, तो आपको भी TB है। अगर किसी को पल्मोनरी TB है तो उसको स्टिक बेड रेस्ट दिया जाता है, या बोला जाता है कि जब तक आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो जब तक आपका जांच निगेटिव नहीं आ जाती, जैसे स्पुटम आपका निगेटिव नहीं आ जाता, तब तक आप क्वारंटीन रहें, या किसी से बात करें तो मास्क लगा के बात करें, या दूर रह के बात करें, जिसे दूर रह के बात करें, डिस्टेंस मेंटेन करके ही बात करें, या आप मास्क लगा के रहें। क्योंकि ये जो लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस है ये ड्रॉपलेट से फैलता है एक दूसरे में। अगर मान लीजिए किसी का स्टेरॉयड मेडिसिन चल रहा है, या ऑटो इम्यून जो दवाएं होते हैं, जो डिमर्स दवा होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो दबाने वाला दवा होता है वो चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होता है, तो वो जल्दी टॉलरेट कर जाते हैं TB को। इसलिए आप अपने खाने में जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को सही करें, प्रॉपर डाइट लें और वीक ना पड़े। वीकनेस ज़्यादा होगा तभी भी देखा गया है कि TB हो सकता है। इसलिए आप किसी जो TB वाले पेशेंट हैं उनके पास बिना मास्क के ना जाएं, बिना मास्क के बात ना करें, और एकदम नज़दीक से ना बात करें, ताकि ड्रॉपलेट से ना फैल पाए
या माउथ टू माउथ एस्पिरेशन से भी फैलता है ये टीबी। तो हम लोग इतना जान गए। अब बात करेंगे हम लोग पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले पेशेंट का वज़न देखा जाता है, पेशेंट का वज़न, किस टाइप का टीबी है, एमडीआर जैसे टीबी है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, एमडीआर टीबी है, ये एक्सडीआर टीबी है, रिफाम्पिसिन से पेशेंट रेसिस्टेंट तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ देख के 4 रेजिमेंट का ड्रग तैयार किया जाता है, जैसे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड और इथाम्बुटोल। ये 4 जो रेजिमेंट है ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे एक्यूरेट 4 हो गया, तो ये एक टैबलेट 15 kg पर 15 kg पे एक टैबलेट दिया जाता है। यानी आप पेशेंट का वज़न अगर 45 kg है तो वहाँ पे 3 टैबलेट दिया जाता है खाना खाने से 2 घंटा पहले। यानी आप खाली पेट ले सकते हैं, या अगर खाली पेट लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, तो आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी ये दवा ले सकते हैं। लेने का जो तरीका होगा, आपको 2 घंटे के बाद ही लेना है और 2 घंटे के बाद ही खाना खाना है। यानी आप खाने के 2 घंटे के बाद ले रहे हैं तो 2 घंटे बाद ही खाना खाना है। इसके बीच में आप पानी पी सकते हैं या जूस वगैरह पी सकते हैं। ड्यूरेशन का बात करेंगे तो ड्यूरेशन डिसाइड होता है कि किस टाइप का आपका टीबी है। पल्मोनरी टीबी में कभी देखा गया है कि कभी 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे कि ड्यूरेशन क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका इलाज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये पल्मोनरी टीबी का हम लोग बात किए। तो अगर आप भी टीबी का पेशेंट है या आपको भी ऐसा लक्षण दिख रहा है तो आप बिल्कुल अपने टीबी अवेयरनेस की तरफ जाएं। अगर आपको टीबी है तो टीबी का ट्रीटमेंट लें और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो, और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।